हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल चैनल एडिट्यूब में। अगेन आज का हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होने वाला है, जिसमें हम लोग टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमल कंडीशन पढ़ेंगे। टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमल कंडीशन जो कि मोदी मेथड से सॉल्व करते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप दिया हुआ है, जैसे कि बेसिक इनफिजिबल सॉल्यूशन डिटरमाइन करना, उसके बाद वेरीफाई करना कि वो नॉन डिजेनरेट है कि नहीं। देन आफ्टर ई वाई एंड वी जे का कैलकुलेशन करना, फिर जेड आई जे और सी आई जे के डिफरेंस से डी ए जे सॉरी हाँ डी आई जे का कैलकुलेशन करना। देन आगे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। उसके बाद इफ़ ऑल डी आई जे इज ए स्मॉलर देन और इक्वल टू जीरो, देन ऑप्टिमल कंडीशन इज ऑब्टेन। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि अगर जब डी आई जे लास्ट हम कैलकुलेशन करने तो डी आई जे अगर जीरो के इक्वल और जीरो से छोटा है, तब हम लोग का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो ऑब्टेन हो जाता है। नहीं होने पे, अगर ऑप्टेन नहीं होने पे, जब डी आई जे अगर जीरो से बड़ा आ रहा है, तो हम अगेन क्या करते हैं, लूप फॉर्मेशन करते हैं, और उसके हेल्प से हम फिर कैलकुलेशन जो यहाँ पे शुरू से दो स्टेप है, ये इसको हम रिपीट करते हैं। आज का मे बी लास्ट वीडियो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कुछ अलग क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको सिलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन। पहले आप ये देख लीजिए, ये जो प्रॉफिटेबल हो गया, तो इसके लिए हमको लॉस टेबल डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन क्या है कि फैक्ट्री है 4 एंड यहाँ पे डिपोट्स 3 है। उसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है, रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसमें क्या है, ये जो कॉस्ट है अलग अलग दिया है, इसमें हमको डायरेक्ट जो टेबल देता है वैसा कुछ नहीं दिया है। तो हमको पहले क्या करना होगा कि हमको पहले टेबल में इसको कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको प्रॉफिट टेबल के लिए प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम जैसे प्रॉफिट निकालने का क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो जित यहाँ पे हर एक कॉस्ट के लिए यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो भी दिया हुआ है। तो हम सॉल्व करते हैं, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस एस पी माइनस जो सेल्स प्राइस है ये, माइनस और जितना कॉस्ट है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जैसे अगर यहाँ पे C11 के लिए देखें, तो यहाँ पे कितना है, पहले आपको फॉर्मूला बता देते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट जितना कॉस्ट है उसको जोड़ देंगे यहाँ पे, और रॉ मटेरियल कॉस्ट उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। जितना कॉस्ट है उसको क्या करेंगे, एसपी में से घटा देंगे। अब यहाँ पे अगर C11 के लिए देखें, तो यहाँ पे 3 कॉस्ट है। ये कॉस्ट क्या है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। इसमें हमको प्रोडक्शन कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट इसके लिए कितना है, पूरे के पूरे F1 के लिए हमको प्रोडक्शन कॉस्ट 15 है एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट 10 है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसके लिए कॉस्ट 3 है, और अगर तीनों कॉस्ट को इंक्लूड करें तो 15 प्लस 10 25 और प्लस 3 28। तो हमको 34 जो कि सेल्स प्राइस है, माइनस ये कितना आया था, 28 आया था। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमको यहाँ पर ये कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6। देन फिर 15 प्लस 10 और प्लस 1, यहाँ पे अगर C21 के लिए देखें तो 15 प्लस 10 प्लस 1 यानी कि 25 एक 26, तो 32 माइनस 26, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये भी 6 ही होगा। वैसे हम क्या करेंगे, हर एक कॉस्ट के लिए, जो कि जैसे कि हम ये दोनों कॉस्ट डिटरमाइन किए, वैसे हर एक सेल के लिए हम लोग को एसपी माइनस जितना कॉस्ट है उसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो ऐसे करने पे हम डायरेक्ट कॉस्ट टेबल, कॉस्ट जितना है सब में फिल कर देते हैं। जैसे कि ये 1 आ जाएगा, ये -2, -2, -4, 3, 2, 2, 8, 5 एंड 3। अब हम लोग का जैसे क्वेश्चन देता है नॉर्मल क्वेश्चन, वो डिटरमाइन हो गया। अब फर्स्ट में हम लोग क्या करना होता है कि बैलेंस करना होता है कि हम लोग का जो टेबल है वो बैलेंस है कि नहीं। अगर आप इसको जोड़े 10, 150, 50 और 100, तो 250, 310 आ रहा है ये कितना है 310। और इसको जोड़ने पे आ जाएगा हम लोग का 2, 350। तो यहाँ पे हम लोग का जो टेबल है वो ऑन बैलेंस है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक डॉमी कॉलम को ऐड करेंगे, ऐड और डॉमी, नहीं कॉलम में नहीं, क्योंकि ये तो कम ही है। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ कॉलम को ही ऐड करेंगे क्योंकि कॉलम में ही कम है। तो 310 और कितना ऐड करेंगे तो 350 हो जाएगा, 40 ऐड करेंगे तब। तो ऐड अ डॉमी कॉलम, यहाँ पे F4 है, F5 एक ऐड कर लेते हैं, F5 हैविंग, क्या ऐड करना पड़ेगा सप्लाई, क्योंकि सप्लाई में ही कम है, डिमांड तो ज़्यादा है सप्लाई में कम है। तो सप्लाई में हैविंग 40 सप्लाई। अब नीचे के टेबल में हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं जहाँ पे हम लोग का बैलेंस टेबल आ गया है। और बैलेंस टेबल आने के बाद एक और क्या है कि हम लोग को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है कि लॉस टेबल का क्रिएशन करना होता है। तो लिखेंगे फॉर्म और लॉस टेबल बाय सब्सट्रैक्टिंग each cost फ्रॉम हाईएस्ट कॉस्ट। अगर आप इसमें देखें तो हाईएस्ट कॉस्ट कितना है 6, इसमें 4380, यहाँ पे हाईएस्ट कॉस्ट कितना है 8 है। तो यहाँ पे हम 8 में से सबको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 में से अगर 6 को 1 को सब्ट्रैक्ट करते हो जाएगा 2 2 7। तो हो गया हम लोग का 2 2 7। वैसे 8 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये तो माइनस में है ऑलरेडी, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 8 2 10 10 एंड 12, 10 10 12। फिर 8 में से सब्ट्रैक्ट करें 5 6 6, देन 8 -8 0, 8 -5 हो जाएगा ये हम लोग का 3 एंड 5। जीरो को सब्ट्रैक्ट करने पे सब में जीरो ही है, तो 8 8 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का कैलकुलेशन शुरू होगा, मेन कैलकुलेशन जो इनफिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक इनफिज। यहाँ पे हम लिख देते हैं कैलकुलेशन फॉर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। जो वहाँ पे हम इसके पहले वाले टेबल में जो लॉस टेबल का क्रिएशन किए थे ऑलरेडी इसमें कॉस्ट फिल कर दिए हैं, एंड जो सप्लाई एंड डिमांड है जितना हम बैलेंस करके निकाले थे वो भी कर दिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐड करते हैं कॉस्ट डिफरेंस। कॉस्ट डिफरेंस कैसे निकलता है, जो हर एक रो में देखते हैं कि जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होता है, जैसे यहाँ पे 0 है और उससे जस्ट बड़ा
2 है, तो ये दोनों का डिफरेंस हम निकाल के कॉस्ट डिफरेंस निकाल देते हैं। कॉलम में भी ऐसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर इस कॉलम में चेक करें तो यहाँ पे सबसे छोटा 2 है और उससे जस्ट बड़ा 7 है, लेकिन इक्वल है। पहले देख लेंगे कि अगर उससे इक्वल है तो ठीक है, 0 हो जाएगा कॉस्ट डिफरेंस, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तब उससे बड़ा देखेंगे। तो यहाँ पे इक्वल है तो इसका कॉस्ट डिफरेंस हो जाएगा 0। तो सबसे पहले हम रो का निकालते हैं, तो 0 और 2 का है, तो ये हो गया 2। फिर यहाँ पे सबसे छोटा 2 है एंड 3 है, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे सबसे छोटा 5 एंड 6 का डिफरेंस 1, 2 और 2 0, 10 और 10 0, 5 6 1, 0 3 3, 8 8 0। अब कॉस्ट डिफरेंस में हम कंपेयर करते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा कॉस्ट डिफरेंस है ना, मैक्सिमम कॉस्ट डिफरेंस, मैक्सिमम मीन्स जिसका कॉस्ट डिफरेंस हाई वैल्यू है, जिस रो या कॉलम में अगर चेक करें तो जिस कॉस्ट डिफरेंस का वैल्यू हाई है उसी के लिए हम क्या करते हैं, एलोकेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे 211 है, लेकिन यहाँ पे इससे भी बड़ा, वहाँ पे हाईएस्ट 2 था तो उससे बड़ा यहाँ पे 3 है, तो हम 3 के लिए एलोकेशन करेंगे। तो हम एक एरो का साइन दे देते हैं। अब इसके लिए अगर हम एलोकेशन करते तो सबसे मिनिमम कॉस्ट में जाते हैं हम, तो सबसे मिनिमम कॉस्ट कितना है, यहाँ पे 0 है, तो 0 के लिए एलोकेशन करेंगे। अब यहाँ पे सप्लाई और डिमांड में कंपेयर करेंगे, जो मिनिमम होगा वहीं फिल करेंगे। तो यहाँ पे डिमांड 80 है और सप्लाई कितना है, 100 है, तो मिनिमम कौन है, 80 है, तो 80 को एलोकेट करके ये कर देंगे 0 और ये हो गया हम लोग का 20। दोनों में से सपरेट करेंगे तो 80 माइनस 80 तो 0 हो जाएगा, 100 माइनस 80 हो जाएगा 20। अब फिर हम कॉस्ट डिफरेंस निकालेंगे, कॉस्ट डिफरेंस निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो 0 ही होगा क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ। फिर 0, इसका 1, हाँ अभी ये होगा, एक सीन। जब किसी रो या कॉलम में 0 डिमांड या सप्लाई आता है तो उस रो या कॉलम को हम सॉल्यूशन से बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0 आया है तो हम क्या करेंगे, इस रो को हम सॉल्यूशन से बाहर निकाल देंगे, क्रॉस कर दिए, इसका कोई यूज नहीं होगा आगे के सॉल्यूशन में। फिर कॉस्ट डिफरेंस निकालेंगे तो 2 और 7 का कॉस्ट डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा। फिर 10 और 12 का 2 हो जाएगा, 6 6 0 3 5 2 8 8 0। अब रो का निकालेंगे तो सबसे छोटा 2 है और उससे जस्ट बड़ा 3 है, तो इसका डिफरेंस 1 आ गया। फिर 5 एंड 6 है तो 5 6 का 1 आ गया। अब हाईएस्ट डिफरेंस देखे, कॉस्ट डिफरेंस, तो यहाँ पे है। अब इसके लिए लोकेशन करेंगे तो इसमें मिनिमम कॉस्ट कितना है, 2 है, मिनिमम कॉस्ट 2 है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, कॉस्ट डिफरेंस सिर्फ हाईएस्ट देख रहे हैं हम लोग, बाकी अगर आप एलोकेशन के लिए वैल्यू देखें तो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड में भी मिनिमम देखना है और कॉस्ट देखना, मतलब कॉस्ट डिफरेंस अगर 5 है यहाँ पे तो इसमें भी हमको कॉस्ट मिनिमम में देखना है, सिर्फ कॉस्ट डिफरेंस हाईएस्ट देखना है, बाकी सब मिनिमम देखना है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 के लिए लोकेशन करेंगे तो इसके लिए सप्लाई, डिमांड 120 है एंड सप्लाई कितना है, 10 है, तो मिनिमम कौन है इसमें, 10 है, तो 10 का लोकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा 0 और 120 माइनस 10 110 हो गया। अब ये 0 हो गया तो इसको हम कॉलम को, जो 7 कॉस्ट है जिसमें इस सेल को हम सॉल्यूशन से बाहर निकाल लेंगे। हम फिर कॉस्ट डिफरेंस निकालेंगे, 10 12 का 2 हो गया, 6 6 0 3 5 2, ये 0। अब रो के लिए देखें तो 3 और 6, सबसे छोटा 3 है उससे जस्ट बड़ा 6 है, तो दोनों का डिफरेंस 3 आ गया। यहाँ पे 5 और 6 का 1 आ गया। अब कॉस्ट डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है, तो इसके लिए लोकेशन करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट कितना है, 3 है। मिनिमम में मिनिमम डिमांड और सप्लाई कंपेयर करना है, तो यहाँ इसके लिए सप्लाई 20 है जो कि छोटा है 110 से, तो 20 को एलोकेशन करेंगे, ये हो गया हम लोग का 0 और ये हो गया हम लोग का 9090। अब क्या करेंगे, ये 0 हो गया तो इसको हम बाहर कर देते हैं सॉल्यूशन से। फिर कॉस्ट डिफरेंस निकालेंगे, ये हो गया 2 0, ये 0, जो बचा हुआ है कॉस्ट सेल, जो सेल बचा हुआ है उसी का कॉस्ट डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे
6 है और उससे जस्ट बड़ा 8 है, तो इसका डिफरेंस आ गया 2। 6 और 8 यहाँ भी है, तो इसका डिफरेंस हो गया 2। अब यहाँ पे अगर हाईएस्ट कॉस्ट डिफरेंस अगर कंपेयर करें तो 2 2 और 2, तीन जगह 2 ही है। हम किसी में भी एलोकेशन कर सकते हैं, हम किसी 2 को लेके एलोकेशन कर सकते हैं। तो इसी 2 के लिए एलोकेशन करते हैं, तो यहाँ पे 6 मिनिमम कॉस्ट है, यहाँ पे 6 मिनिमम कॉस्ट है। इसमें 90 डिमांड है एंड सप्लाई कितना है 50 है। छोटा कौन है 50 है, तो 50 को लेंगे, ये 0 हो गया एंड ये बच गया 40। अब ये 0 हो गया तो इस सेल को हम बाहर कर देंगे। अब बचा है सिर्फ 2 कॉलम और 2 रो, यानी कि 4 कॉस्ट बचा हुआ है, 4 सेल बचा हुआ है। तो 10 और 8 का डिफरेंस हो जाएगा हम लोग का 2, और 8 और 12 का डिफरेंस 4। यहाँ भी 10 और 12 का 2 और 8 8 का 0। तो हाईएस्ट कॉस्ट डिफरेंस कितना है, ये 4 है। अब इसके लिए अगर एलोकेशन करें हम, तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट कितना है 8 है, इसमें 40 सप्लाई है एंड 50 डिमांड है, तो यहाँ पे 40 फिल कर देंगे, ये 0 हो गया, ये बच गया हम लोग का 110। अब ये 0 हो गया तो इस सेल को हम बाहर निकाल देंगे। अब 2 ही सेल बचा हुआ है, कॉस्ट डिफरेंस निकालने का जरूरी नहीं है, दोनों में से किसी जो छोटा होगा उसी में एलोकेशन कर देंगे। जैसे 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखें तो डिमांड कितना है 40 है और सप्लाई 150 है, तो जो मिनिमम है 40 वही लेंगे। ये हो गया हम लोग का 0, ये हो गया हम लोग का 110। अब जो लास्ट में सेल बचता है ना, वहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हम लोग का जो सॉल्यूशन है कंप्लीट सॉल्यूशन, ये सिर्फ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का जो टेबल है, ये हम लोग का कैलकुलेशन सही हुआ है कि नहीं। यहाँ पे अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो मान लीजिए आपका सॉल्यूशन एकदम सही है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सप्लाई 110 है एंड डिमांड भी 110 है, तो 110 हो गया। इसको काट देते हैं। अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का कैलकुलेशन हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम हो गया, कॉस्ट डिफरेंस फिक्स नहीं होता है कि आपका 5 निकलेगा 6 निकलेगा, आप बनाते जाइएगा आगे मालूम चलता है, तो आप लास्ट में थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के रखिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हम कॉस्ट फिल कर लिए हैं। अब किस में एलोकेशन है वो देख लेते हैं। 0 में 80 है, 10 40 50 20। यहाँ पे 0 में 80 था, यहाँ पे 10 40 50 20। अब कहाँ पे लोकेशन है, लास्ट में 12 में 110 एंड 8 में 40। 12 में 110 एंड 8 में 40। अब यहाँ पे हमको क्या करना, हाँ चेक करते हैं कि हम लोग का कैलकुलेशन है नॉन डिजेनेसी है कि नहीं। उसके लिए क्या करता है कि m प्लस एन माइनस 1 करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितना था, m नंबर ऑफ रो होता है एंड n होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो m नंबर ऑफ रो कितना है 3 है एंड 5 था हम लोगों का नंबर ऑफ कॉलम -1, ये कितना हो गया 8 - 1 यानी कि 7। अब हमको एलोकेटेड वैल्यू देखना है कितना है, एलोकेटेड वैल्यू है एलोकेशन कितने सेल में हुआ है, तो 4 और 3 7 में हुआ है, जो कि इसके m प्लस एन माइनस एन के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, केस ऑफ नॉन डिजेनेसी। और नॉन डिजेनेसी क्यों हुआ, क्योंकि 7 जो कि m प्लस एन माइनस 1 नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल, ऑक्युपाइड सेल जो 7 था उसके इक्वल m प्लस एन माइनस 1 है, तब नॉन डिजेनरेसी हुआ। अगर डिजेनरेसी होता मतलब m प्लस एन माइनस 1 के इक्वल टू नंबर ऑफ सेल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, डिजेनरेसी हो जाता है वो हम लोग का केस,
तो उसमें हम एक इप्सिलॉन वैल्यू को ऐड करते हैं जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होता है उसमें। इसके लिए हम आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं इसके पहले, आप उसको देख लीजिएगा। अब इसमें हम लोग को क्या है कि जो बेसिक सेल है, बेसिक सेल यानी कि ऑक्यूपाइड सेल है, उसके हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, EY एंड VJ का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ EY एंड VJ विद द हेल्प ऑफ बेसिक सेल्स और ऑक्यूपाइड सेल लिख दीजिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ। अब CIJ में जैसे कि सेल यहाँ पे अगर C11 है तो यहाँ पे U1 हो जाएगा और V1 भी 1 ही होगा क्योंकि C11 है। ठीक है, अगर आप इसके लिए देखें, ये तो हम लोग का नॉन बेसिक सेल था, बेसिक सेल के लिए बता रहे हैं। अगर आप इसके लिए देखें तो C कितना है, ये 21, 22, 23, 24, 24, तो यहाँ पे U2 हो जाएगा और V4 हो जाएगा। ओके, अब EY एंड VJ का कैलकुलेशन करते हैं। EY एंड VJ के लिए ये फॉर्मूला है, सबसे पहले हमको लेट एक किसी EY एंड VJ में जीरो लेना होता है। अब जीरो किस में लेंगे, जहाँ पे जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड सेल होगा। जैसे कि अगर S2 में देखें, यहाँ पे ऑक्यूपाइड सेल सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें 4 सेल में हम लोग का एलोकेशन वैल्यू आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट U2 इज इक्वल टू जीरो, लेट U2 इज इक्वल टू जीरो। अब इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अगर CIJ इज इक्वल टू EY प्लस VJ का फॉर्मूला यूज करेंगे तब भी हम लोग का कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी थोड़ा बड़ा बड़ा प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे उतना करना थोड़ा, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। अब क्या करेंगे VJ के लिए, अब V के लिए जो VJ है इसका कैलकुलेशन इसके हेल्प से निकल जाएगा। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉस्ट है 2 माइनस जीरो, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर 10 माइनस जीरो 10 हो गया, 6 माइनस जीरो 6 हो गया, 3 माइनस जीरो 3 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ हम ऑक्यूपाइड सेल यानी कि जिसमें हम लोग का ये रिम वैल्यू है, हम उसके हेल्प से VJ का वैल्यू निकाल रहे हैं। 3 हो गया। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे एक V का वैल्यू है लेकिन इसका U का वैल्यू नहीं है, यानी कि ये U का वैल्यू नहीं है, सिर्फ V का वैल्यू है। तो हम इसके हेल्प से V का वैल्यू अगर दिया है तो हम U का वैल्यू निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, 12 जो कॉस्ट है माइनस 10 करेंगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा U2 इज इक्वल टू 2। अब इसके हेल्प से जैसे 8 माइनस 2 करके 6 V5 निकाल देंगे। सिर्फ कॉस्ट में से EY एंड VJ को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उल्टा नहीं करना है। अगर उल्टा कीजिएगा फिर बहुत मतलब गड़बड़ तो होना ही है। तो आपको सिर्फ कॉस्ट, जो ये मैंने ब्लैक से लिखा है ना, यही कॉस्ट है इस टेबल में। अब बचा U1 बाकी भी में तो हो गया। U1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ अगर देखें इस ये जो सेल है एक ऑक्यूपाइड सेल है, तो 0 माइनस 3 करिएगा, यहाँ पे 0 माइनस 3 करिएगा तो कितना हो जाएगा, -3। तो ये -3 हो गया। अब हमको कैलकुलेशन करना है ZIJ इज इक्वल टू होता है UI प्लस VJ। सेम वही है जैसे ZIJ वहाँ पे CIJ था, C11 इज इक्वल टू U1 प्लस V1 किए थे, वैसे ZIJ इज इक्वल टू Z11 इज इक्वल टू U1 प्लस V1 कर देंगे। ये सिर्फ क्या चीज़ के लिए, कौन से सेल के लिए होता है, अनऑक्युपाइड सेल के लिए। अनऑक्युपाइड सेल या आप नॉन बेसिक सेल भी बोल सकते हैं। नॉन बेसिक सेल, तो नॉन बेसिक सेल कहाँ कहाँ है, जहाँ जिसमें लोकेशन नहीं हुआ, जैसे कि ये 3 सेल हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, यहाँ पे 2 है, ये सब अनऑक्युपाइड सेल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हम बोले थे, EY एंड VJ को ऐड करना है, तो ये तो सिंपल है। यहाँ पे 2 प्लस -3 कितना हो जाएगा, -1।
इसके लिए 10 प्लस माइनस 3 ये हो जाएगा 7। यहाँ पे -3 + 6 3 हो जाएगा, इसमें -3 + 6 3 हो गया। फिर यहाँ पे 0 + 6 6, इसमें तो बाकी सब ऑक्युपाइड है। यहाँ पे 2 + 2 यानी कि 4, 6 + 2 8, 3 + 2 5। अब हम क्या करेंगे, डी आई जे निकालेंगे। डी आई जे जो कि डिसीजनल वैल्यू निकालते हैं इसे, डी आई जे मस्ट भी स्मॉलर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डी आई जे के लिए क्या होता है, डी आई जे इज इक्वल टू जेड आई जे माइनस सी आई जे। अब सी आई जे चूँकि कॉस्ट है, ऑलरेडी जो ब्लैक पेन से लिखे हैं ये कॉस्ट है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और जेड आई जे अभी हम निकालें नॉन बेसिक सेल से, तो यहाँ पे फिर हम निकालेंगे डी आई जे। डी आई जे हम हर एक सेल में तीनों का तीनों वैल्यू लिख देते हैं। -1 -2 ये हो जाएगा -3, सर्किल कर देते हैं क्लियर। ये किधर रहेगा, जेड आई जे सी आई जे, बीच में डी आई जे। 7 - 10 -3, -3 - 5 -2, ये तो ऑक्युपाइड सेल है, इसको छोड़िए। यहाँ पे अनऑक्युपाइड सेल 3 - 8 -5, ये अनऑक्युपाइड सेल -2। फिर यहाँ पे 4 - 7 -3, ये 8 - 6 2 0। अब अगर आप जो डी आई जे मस्ट बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, तो ठीक है, अगर 0 से छोटा है तो माइनस में आएगा, ये तो कंपलसरी है। 0 है तब भी ठीक है। अगर 0 से बड़ा आ गया, जैसे कि ये सेल में अगर आप देखें तो 0 से बड़ा है, 2 है डी आई जे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, फिर सोल्यूशन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन करने से पहले हम एक लूप का फॉर्मेशन करते हैं। लूप का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके इस सेल के जस्ट मतलब ऐसे कुछ करना, पहले यहाँ पे दे देते हैं कि किससे लिखे, यहाँ पे हमको प्लस करना है। प्लस क्या करना है, ये जो रिम वैल्यू दिया हुआ है ना, जितना के एलोकेशन के, ऐसे कुछ प्लस करना है। अब उसके पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, लूप का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जहाँ जहाँ एलोकेशन हुआ है, यानी कि जो भी बेसिक सेल है वहाँ से हम लोग का जो ये लूप का फॉर्मेशन जो लूप है टर्न होगा, घूमेगा, नॉन बेसिक सेल से नहीं होगा। कंडीशन ये भी है कि घूम के वापस आना चाहिए इसी सेल में, जो कि ये सेल है, इसी में हमको लूप का जो फॉर्मेशन होगा वो घूम के आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, दोनों साइड, अब ये तो ठीक है, यहाँ पे एलोकेशन है इस सेल में, इसके लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे एलोकेशन है, राइट साइड में भी एलोकेशन है। तो अगर आप यहाँ से चेक करें तो 2 है। अब यहाँ से टर्न किधर करेंगे, ऊपर करेंगे, यहाँ भी बेसिक सेल है, लेकिन अब उसके बाद आप टर्न नहीं कर सकते क्योंकि उसके साइड में कोई बेसिक सेल नहीं है। इसके आगे करेंगे नहीं होगा क्योंकि ये नॉन बेसिक सेल है, यहाँ भी नॉन बेसिक सेल है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम बैक करते हैं क्योंकि आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम टर्न होंगे, यहाँ पे ये बेसिक सेल है, यहाँ पे हम टर्न हो सकते हैं, ठीक है। आगे अगर चेक करें हम यहाँ से, तो यहाँ पे अगर आ गए तो हम ऊपर भी नहीं जा सकते, नीचे भी नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे बेसिक सेल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, बैक होंगे, यहाँ पे टर्न होंगे क्योंकि यहाँ पे बेसिक सेल है, और फिर बेसिक सेल से हम टर्न हो जाएंगे यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो यहाँ से शुरू किए, फिर बेसिक सेल के पास पहुँचे, फिर यहाँ पे बेसिक सेल, फिर यहाँ पे बेसिक सेल, मतलब आपको कंपलसरी 3 बेसिक सेल चाहिए घूमने के लिए, ये लूप का फॉर्मेशन करने के लिए। एक नॉन बेसिक सेल रहेगा जो कि कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे डी आई जे इज मस्ट बी स्मॉलर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो सेल था ये कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो एक वही नॉन बेसिक सेल होना चाहिए। बाकी लूप का फॉर्मेशन करने के लिए 3 का बेसिक सेल होना कंपलसरी है। अब यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, पहले कौन सा ऐड होगा कौन सा माइनस होगा वो देख लेते हैं। प्लस हुआ, जस्ट उसके ऊपर हम माइनस कर देंगे सेल को। फिर यहाँ पे
प्लस कर देंगे फिर माइनस हो जाएगा। मतलब ऐसे रोटेशन जैसे लूप का होगा वैसे ही यहाँ पे प्लस माइनस का भी रोटेशन होगा, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस। ये इधर से भी देखिए आप, प्लस माइनस ऐसे प्लस माइनस का रोटेशन होता रहता है। अब यहाँ पे प्लस कितना करेंगे ये भी देखने की बात है। प्लस क्या होता है, प्लस हम लोग का जो क्या होता है, ये रिम वैल्यू है ना, उसी को हम चेंज करते रहते हैं। जितना जितने सेल में लूप लूप का फॉर्मेशन हुआ है उसी सेल में हम चेंज करेंगे, दूसरे किसी सेल को हम कुछ हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना प्लस करेंगे, तो ये ऐसे जो दो, ये जो दो सेल है ना, इसमें जो मिनिमम रिम वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पे मिनिमम कितना है 50 है, इसी को यहाँ पे ला लेंगे तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे अभी हम कॉस्ट भी फिल नहीं किए हैं। 227 227 10 10 12 566 035 888। अब यहाँ पे हम क्या बोले थे आपको कि ये जो 50 है ना वो यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये माइनस हो रहा है 50, ये प्लस हो रहा है 50। और किस जो माइनस में रहेगा ना उसको, जैसे ये दोनों माइनस में है तो इसमें जो मिनिमम होता है ना उसी को हम यहाँ पे लाते हैं। तो इस 50 को अगर हम नीचे लाएं, ये सेल है, तो यहाँ पे रिम वैल्यू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस था तो हम प्लस कर दिए, बढ़ा दिए। यहाँ पे माइनस है तो 50 - 50 जितना यहाँ पे लाएंगे उतने माइनस करेंगे यहाँ पे। तो 50 - 50 यहाँ पे कोई रिम वैल्यू नहीं होगा क्योंकि जीरो हो जाएगा। यहाँ पे प्लस करना है तो 40 + 50, 40 + 50 ये हो जाएगा हम लोग का 90। फिर यहाँ पे 110 माइनस माइनस करना है यहाँ भी, तो -50 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 60 65 11 60 हो जाएगा ये। अब बाकी जिसमें जितना रिम वैल्यू है सेम टू सेम फिल कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे 10 है, उसके बाद यहाँ पे 6 में तो ये 0 हो गया था, यहाँ पे 20, ये 8 में 40, बाकी फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में एक 0 में 80 है। हमको जितना डी जेनेसी के लिए चेक किए थे कि जो 7 ऑक्युपाइड सेल था वहाँ उतना ही यहाँ भी होना चाहिए, 3 3 6 एक साथ, ठीक है ऑक्युपाइड सेल है। अब हम क्या करेंगे फिर ई वाई एंड भी जे का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे ई वाई एंड भी जे के लिए क्या फॉर्मूला था, CIJ = UI + VJ। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट किसी एक ई वाई एंड भी जे में किस में ज़्यादा ऑक्युपाइड सेल है, तो इसमें एक रो 1 में एक ही ऑक्युपाइड सेल है, इसमें 3 है 3 है। या तो U2 या U3 किसी एक में हम जीरो ले सकते हैं, तो हम U2 में जीरो लेते हैं। किसी एक में जीरो लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में तीन ही ऑक्युपाइड सेल है, दोनों रो में, R2 एंड R3 में। तो यहाँ पे जीरो लेने पे क्या हो जाएगा, ये 3 - 0 V4 3 हो जाएगा। फिर 10 - 0 V2 10 एंड 2 - 0 2। अब यहाँ पे 12 - 10 करेंगे तो U3 निकल जाएगा क्योंकि इसमें U3 का वैल्यू नहीं है। 12 - 10 2 हो जाएगा। अब कौन कौन बाकी है, यहाँ पे एक V3 बाकी है, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे भी 5 है तो 8 - 2 6। अब E1 बाकी है तो यहाँ पे 0 - 3 -3। ये क्या हुआ, सेम आ गया क्या, -3 0। ये हाँ कुछ चेंज हुआ है, एक V3 का वैल्यू चेंज हुआ है यहाँ पे, V3 एंड हाँ सिर्फ V3 का वैल्यू चेंज हुआ है। हम इसके लिए अब कैलकुलेशन करते हैं। बेसिक सेल, ये जो था बेसिक सेल से सिर्फ
ई वाई एंड वी जे का कैलकुलेशन हुआ। अब हमको क्या निकालना है, जेड आई जे इज इक्वल टू यू वन प्लस यू वाई प्लस वी जे। ये क्या है, नॉन बेसिक सेल। नॉन बेसिक सेल के से इसका सॉल्यूशन होगा जेड आई जे का। अब यहाँ पे अगर सेल 1 1 के लिए देखें तो यहाँ पे -3 और 2 को ऐड करने पे -1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 10 -3 यानी कि 7। यहाँ पे फिर -3 4 यानी कि 1। यहाँ पे 6 -3 3, 6 + 0 6। यहाँ पे फिर 4 + 0 4, 2 + 2 4, यहाँ पे 3 + 2 5 हो गया। अब डी आई जे का कैलकुलेशन, डी आई जे इज इक्वल टू जेड आई जे माइनस सी आई जे। कंडीशन क्या है, डी आई जे मस्ट बी स्मॉलर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। चेक करते हैं। तो डी आई जे क्या क्या किए हैं, जेड आई जे माइनस सी आई, तो जेड आई जे इसी में है और सी आई जे भी इसी में है, तो इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -1 -2 -3 हो गया। फिर 7 -10 -3, 1 -5 -4, 3 -8 -5, 6 -8 -2, ये भी -2 -3, 5 -5 0। अब अगर आप देखें जो अनऑक्युपाइड सेल है, जहाँ पे रेड पेन से ये लिखे हैं सर्किल में, ये क्या है कि हर एक सेल जो है ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, डी आई जे मस्ट बी स्मॉलर देन इक्वल टू 0, क्योंकि सबका सब नेगेटिव है या 0 है। यहाँ पे 5 -5 0। तो हम क्या लिख देंगे डिसीजन में, सिंस ऑल डी आई जेज आर must be smaller than equal to 0, therefore the optimal condition is obtained। ओके। अब हमको क्या करना है, जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट था, जो मैक्सिमम प्रॉफिट वो डिटरमाइन करना है। तो मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो कॉस्ट है ना, इसको हम कॉस्ट और हर एक सेल का कॉस्ट और रिम वैल्यू से हम मल्टीप्लाई नहीं कर, मतलब करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट है ना, इसको हम यूज नहीं करने वाले हैं। जो कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, जैसे हम फर्स्ट में क्या किए, ये तो क्वेश्चन सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो चुका है। ये भी नहीं है यहाँ पे, हाँ ये जो हम कॉस्ट निकाले हैं, इस ये सब के हेल्प से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे किसमें किसमें ऑक्युपाइड सेल है उससे। यहाँ पे जो कॉस्ट है ये देख लीजिएगा, कहाँ गया, इसमें जो ये कॉस्ट है ना, इसको यूज करने वाले हैं हम मैक्सिमम प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए, और जो ऑक्युपाइड सेल का वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगर मैक्सिमम प्रॉफिट देता है तो ऐसे कैलकुलेशन होता है, जो आपका इनिशियल कॉस्ट देगा उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, बाद में हम मैक्स लॉस टेबल करके उसका कॉस्ट निकालते हैं, उससे मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर देखें, ये भी तो कम से कम, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 है, लेकिन हम क्या चीज़ से सब्ट्रैक्शन किए थे, 8 से सब्ट्रैक्शन किए थे। तो अगर, तो हम इसमें 8 को ऐड कर देंगे, तो 8 + 0 8 हो जाएगा, 8 × 80 प्लस, फिर नेक्स्ट सिर्फ ऑक्युपाइड सेल को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पे 2 है, तो
2 है, यानी कि 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 है तो 8 माइनस 10 ये हो जाएगा हम लोग का -2 मल्टीप्लाई बाई 90। फिर यहाँ पे है 3 तो 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 20। फिर नेक्स्ट 12 तो 8 माइनस 12 -4 मल्टीप्लाई बाई 60। फिर ये 6 तो 8 माइनस 6 2। यहाँ पे 8 माइनस 8 0 0 मल्टीप्लाई बाई 40। अब इसका हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं, जो आएगा वही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये कितना होगा, 8 8 जा 64 0, ये 60 प्लस ये हम लोग का यहाँ पे माइनस है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 180 प्लस यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये माइनस 240 प्लस 100 और प्लस ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 640, ये हो जाएगा 700 और 700 प्लस 100 एंड 200 7 8 900। उसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 180 तो ये हो जाएगा हम लोग का 720 और 180 माइनस 240। जीरो 2 8 से 12 2 2 3 4 420। ये हो गया हम लोग का 0 10 माइनस 2 8 एंड 5 माइनस 4 1। नहीं, यहाँ पे कितना बचा, अरे यार सब्ट्रैक्शन में इतना डिफिकल्ट क्यों रहा है मेरे लिए। यहाँ पे 4 बचा तो 4 माइनस 4 कितना होगा, 4 ना होगा, नहीं यहाँ पे 8 बचा यार। मैं क्या कर रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 हाथ में 1 2 3 4, ये हो गया हम लोग का 0 यहाँ 8 बचा, 8 में से 4 गया 4, यानी कि रुपीज 480 हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा होता है प्रॉब्लम। इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बाद माइंड ऐसे, आई थिंक ये 13th या 12 वीडियो है ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। तो आप से ये कहना चाहूँगा कि आप जो इसका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का शुरू से वीडियो है ना, फर्स्ट पार्ट से आप उसको शुरू से देखिए। शुरू से देखने पे आपको ये जो सॉल्यूशन है आपको पूरा का पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ में आएगा। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को ऐसे बोलता है लोग बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बस यही, जैसे हमको कन्फ्यूजन हुआ लास्ट में सब्ट्रैक्शन करने में, वैसे कभी कभी माइंड काम करना छोड़ देता है तो हो सकता है कि कैलकुलेशन कहीं गलत हो जाए। लेकिन आप अगर अच्छे से बनाए फोकस करके, लंबा प्रोसेस है लेकिन जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजी है। तो आप इसको ज़्यादा डिफिकल्ट समझ के नहीं बनाएं, बस इजी है ये समझ के बनाएं। ओके, थैंक यू।